देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से और गठबंधन अपनी अपनी ओर से जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। जहां एक और एनडीए में आप देखें तो जो लोजपा रामविलास को लेकर के बातें सामने आ रही थी, उसका निपटारा कैसे किया जाए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। अब जो रार चल रहे थे इंडिया गठबंधन के भीतर कि लेफ्ट वाले कह रहे थे हमें इतनी सीटें चाहिए, तो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी कह रही थी कि मुझे इतनी सीटें चाहिए। कांग्रेस भी ताल ठोक रही थी, भैया हम तो पिछले मर्तबा 70 सीटों पर लड़े थे, उससे कम में तो नहीं मानेंगे। लेकिन अब यह तय हुआ है कि सीटें निकालनी हैं, चुनाव जीतने हैं। जहां पर जो पार्टी मजबूत होगा उसी के कैंडिडेट को सीट दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो जो पार्टी जहां मजबूत होगा, अगर सीटों का तालमेल बनता है कि मान लिया जाए कि खगड़िया विधानसभा की सीट अगर किसी क्या कहते हैं महागठबंधन के अंदर किसी अन्य दल को है, अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है, तो अगर वो सीट किसी अन्य दल को जाती है तो कैंडिडेट कांग्रेस का होगा। इस फॉर्मूले पर भी बातें हो रही है कि उस व्यक्ति को, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, उसको उस पार्टी में शामिल करा के चुनाव लड़ाया जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी रणनीति जो है सो तैयार की जा रही है महागठबंधन के द्वारा। और ये उत्साह आया कहां से? दोस्तों, आपने देखा कि एसआईआर को लेकर के लगातार राहुल गांधी बिहार के हर जिले में जाकर के उनकी रैली निकली, वो पहुंचे। और इस दौरान आपने देखा जो 1 सितंबर को ये खत्म हुआ, 17 अगस्त से शुरू होकर के 1 सितंबर तक, तो आपने देखा कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अंतिम दिन अपनी उपस्थिति दिखा करके ये साबित किया कि भैया मैं भी आपके साथ हूं। अब भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जो एक होता है ना पिछलग्गू पार्टी का दर्जा दिया जाए बिहार में, क्योंकि जो चीजें मेरे पास सामने आ रही है, जो बातें मेरे पास आ रही है, उसके हिसाब से आरजेडी कोटे से झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें दी जाएगी। आरजेडी को जितनी सीटें मिलेगी उनमें से 3 सीटें, यह भी जानकारी मिल रही है, मात्र 3 सीट आरजेडी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को देगी। वहीं जो लेफ्ट की पार्टियां ज्यादा सीटें मांग रही हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट अगर देखें आप तो माले का जबरदस्त था 2020 के चुनाव में। 75% के स्ट्राइक रेट से माले ने चुनाव जीता था। तो अब जो स्थिति बन रही है कि लेफ्ट वाले मुंह खोल दिए हैं। अब गठबंधन में यह तय हुआ है कि लेफ्ट की 4-5 सीटें बढ़ सकती हैं और वहीं कांग्रेस की सीटें घटेंगी। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जो ताल ठोक रहे थे 60 से कम में तो नहीं मानवे हम, तो 60 से कम में नहीं, वो 20 तक में वो सीमित हो जाएंगे, ये भी आप मान के चलिए। पशुपतिनाथ पारस भी जुड़े हैं महागठबंधन के साथ, तो वो भी आरजेडी कोटे से उनको सीटें दी जाएगी। अब जो चीजें सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जो फॉर्मूले की बात कही जा रही है, अगर आप उस फॉर्मूले पर गौर करेंगे तो अब तक जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से अगर आप 2020 के चुनाव में देखेंगे तो आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर, सीपीआई-एमएल यानी माले 19 सीटों पर, सीपीआई-एम 4 सीटों पर और सीपीआई 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और इसमें स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट जबरदस्त था। मैंने बताया आपको 75% के स्ट्राइक रेट से वो चुनाव जीते थे। अब इस बार जो चीजें चल रही है उसमें है कि 135 से 140 सीट तक आरजेडी के कोटे में जा सकता है, 50 से 60 सीटें जो है वो कांग्रेस के कोटे में, 20 से 25 सीटें सीपीआई-एमएल के कोटे में, वीआईपी पार्टी को 18 से 20 सीटें, और उसके बाद आप अगर देखें
तो अन्य जो है सो अन्य को जो है सो 4 सीटों में, यानी इसमें क्या है कि जो 50 से 60 सीटें कांग्रेस कोटे में जा रही है उसमें से कुछ सीटें लेफ्ट को दी जाएंगी और जो 135 से 140 सीटें आरजेडी के कोटे में जा रही है उसमें से 10 सीटों का बंटवारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपतिनाथ पारस की पार्टी के साथ किया जाएगा। ये लगभग मान के चलिए ये फॉर्मूले पर बातें चल रही हैं। अब जो 136 या फिर जो तय किया गया है, फॉर्मूला जो तय किया गया है उसके हिसाब से देखें तो जो पुख्ता जानकारी आ रही है, सामने आ रही है, उसमें अगर आप देखें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां मैंने बताया कि काफी जोरों पर है। इस बीच खबर है कि महागठबंधन ने सीटों को बंटवारे को लेकर बड़ी सहमति बनाई है। राजद और कांग्रेस ने तय किया है कि एनडीए से मुकाबला करने के लिए दोनों पार्टियां कुछ सीटों का त्याग करेंगी ताकि नए साथियों को भी चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिल सके। हम बता दें आपको कि बीते दिनों तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई थी। महागठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर जो बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है उसमें सीट बंटवारे में सबसे बड़ा हिस्सा आरजेडी को मिलने वाला है। अनुमान के अनुसार उन्हें करीब 135-36 सीटें मिलेगी। इनमें से लगभग 10-11 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और रालोजपा यानी पारस गुट को दी जाएगी। रामविलास पासवान की जो लोजपा पार्टी है उसके पारस गुट को दी जाएगी। कांग्रेस को 50 से 52 सीटें मिल सकती, वहीं 3 वाम दलों को मिलाकर लगभग 34 सीटें दिए जाने की चर्चा है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 18 से 20 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि सहनी पहले 60 सीटों की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो स्थिति बन रही है उसमें जो है सो अब 18 से 20 सीटों पर उनको मानना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर आप देखें ये सहमति जो बनी, इस सहमति के पीछे का रहस्य क्या था, आखिर राज क्या था उसका। अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बातों को हम मानते हैं तो उसमें महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पहले काफी खींचतान थी। कांग्रेस और वीआईपी जैसे दल मंचों से बड़ी हिस्सेदारी की मांग करते रहे थे, लेकिन आपसी तालमेल से ही महागठबंधन भाजपा और एनडीए के मजबूत नेटवर्क को वोट बैंक का मुकाबला कर पाएगा और ये बात भी महागठबंधन के दल समझ चुके हैं। यही वजह है कि महागठबंधन ने सीट बंटवारे में समन्वय पर विशेष जोर दिया गया है। अब जो जानकारी आ रही है कि सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा जो है वो 15 सितंबर के बाद की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीटों की आधिकारिक घोषणा 15 सितंबर के बाद होगी। यानी अब तक जो स्थिति है उसमें महागठबंधन में कोई विवाद उभरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसमें अगर जो चीजें सामने आ रही है कि कांग्रेस और राजद सूत्रों से जो मामले सामने आ रहे हैं, सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसके तहत रेस का सबसे बड़ा दल राजद होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा अब कांग्रेस पार्टी में ज्यादा उत्साह है, सबसे ज्यादा उत्साह कांग्रेस पार्टी में देखा जा रहा है और उत्साह के पीछे की वजह आप समझ रहे हैं। उत्साह के पीछे की वजह है राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा थी बिहार में, वो एसआईआर को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे बिहार को रौंदा और उसके बाद कांग्रेसियों को लगने लगा कि जो मृत प्राय संगठन कांग्रेस पार्टी का था वो मृत प्राय संगठन जो है अब वो पूरी तरह से जो है उभर चुका है। वो संगठन जो है अब वो संगठन काम करने लगा है। लेकिन सच्चाई इतने भर नहीं है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद का पिछलग्गू बन चुका है। कांग्रेस पार्टी भले ताल ठोक ले, लेकिन बिहार में वो राजद के पिछलग्गू बन के ही काम कर सकते हैं और राजद अपने हिसाब से तय करेगा। चूंकि तेजस्वी यादव समन्वय समिति जो बिहार में है इंडिया गठबंधन का, उसके कोऑर्डिनेटर हैं, समन्वय संयोजक हैं, जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव जो तय करेंगे उससे इधर उधर नहीं होना है। लेकिन एक अच्छी बात जो तेजस्वी यादव ने, जो मेरे पास जानकारी आई, तेजस्वी यादव ने जो एक अच्छी चीजें की है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने हर सीट का आकलन करने के लिए कहा है कि कहां पर कौन सा कैंडिडेट, क्योंकि जो तय होगा कैंडिडेट बंटवारे का उसमें भी देखा जाएगा जिताऊ कैंडिडेट है या फिर टिकट लेने वाला कैंडिडेट है। जिताऊ कैंडिडेट को ही तरजीह दी जाएगी। यानी सीधे तौर पर नीतीश कुमार जो लगातार आप देख रहे हैं धराधर कैबिनेट के माध्यम से, जो पिछले आप अगर 5-6 कैबिनेट नीतीश कुमार के देखेंगे
तो लग रहा है कि वो जो है सो पूरे जो आधी आबादी बिहार की है उसको पूरी तरह से जो है अपने पाले में कर चुके हैं। पेंशन बढ़ाया गया है, 400 रुपये से बढ़ा के 1000 रुपया पेंशन किया गया है, चाहे वो विकलांग पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो या अन्य जो भी पेंशन है। इसके अलावा नियोजन की भी चीज़ें निकल रही हैं, नौकरियां भी दी जा रही हैं, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। जो काम देश के अन्य राज्यों में नहीं हुआ वो बिहार कर रहा है। नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो काम किया है उसमें एक बड़ा उदाहरण है। पूर्व में उन्होंने पंचायत चुनाव में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण देकर आगे बढ़ाया और उसके बाद शिक्षक नियुक्ति में जो आरक्षण दिया था उससे उनका एक इमेज बना हुआ है। अब उस इमेज को कैसे काटा जाए, क्योंकि इस बार की जो लड़ाई होने जा रही है बिहार में वो आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव के लिए जो है ये सबसे बड़ी लड़ाई है। क्योंकि इस लड़ाई में अगर तेजस्वी यादव सफल होते हैं, जैसा कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने करके दिखाया, तो अगर झारखंड की तरह बिहार में तेजस्वी यादव क्लिक कर जाते हैं तो तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो एक ग्रहण लगने जा रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक उफान आने वाला था वो उफान कहीं विराम न लग जाए। कई चीजें चल रही हैं साथ में। कांग्रेस पार्टी 70 सीटें देने के बाद कांग्रेस पार्टी का पिछले चुनाव में आपने देख लिया था क्या स्थिति हुई थी। अब जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा होती है तो कांग्रेसियों को लगता है कि राहुल गांधी आ गए तो जनता उनके साथ हो गई। और इन सबके बीच सबसे बड़ा चीज है कास्ट फैक्टर, और उसमें भी फॉरवर्ड मतदाता। इस बार आप पाएंगे कि बिहार विधानसभा के चुनाव में फॉरवर्ड मतदाता जो है सो तुरूप का पत्ता साबित होंगे, क्योंकि लगातार हर दलों के द्वारा जो है सो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इसके अलावा दलित, महादलित, इसके चारों ओर जो है सो रणनीति तय की जा रही है। और सबको लगता है जो 15 से 18% वोटर सवर्णों के हैं वो वोटर जो है सो वो तो ऐसे ही देते रहेंगे। खास करके भाजपा तो मुगालते में रहती है। जवाब झारखंड में भाजपा को मिल चुका है। अब बिहार में अगर सवर्णों को दरकिनार किया जाएगा तो उसका फायदा कहीं जो नए कलाकार वहां पर उभर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किनकी ओर है, प्रशांत किशोर की ओर। तो अगर सवर्णों का वोट प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट होता है, अगर टिकट बंटवारे में सवर्णों को तरजीह राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान सबसे ज्यादा अगर होगा तो वो नुकसान एनडीए को होगा। और अगर तेजस्वी यादव सवर्णों को टिकट देते हैं तब भी नुकसान जो है सो एनडीए को होगा। तो जाहिर तौर पर एनडीए को जो है सभी जाति के सभी को लेकर के, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, सबके साथ साथ अगर सवर्णों को वो फिर से दरकिनार करते हैं तो इस बार उनको इसका नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो कभी कांग्रेस पार्टी के मतदाता होते थे वो 2014 के चुनाव से लेकर के वो सीधे तौर पर भाजपा में शिफ्ट किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये आकलन करना होगा। अगर वो बिना आकलन किए चलती है और जिस तरह की रणनीति महागठबंधन के द्वारा बनाया जा रहा है, अगर ये रणनीति सीधे तौर पर 15 सितंबर को जो जानकारी मिल रही है कि सीट फॉर्मूले बंटवारे का घोषणा कर दी जाएगी, अगर ये चीज़ें सामने आती हैं तो उसके बाद जो नीतीश और भाजपा की जोड़ी जो चल रही है उस जोड़ी पर किस तरह से कहर बरपाती है ये महागठबंधन की रणनीति, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं कि 3 से 5 सीटों की जो बातें चल रही है, अब देखना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार होता है या नहीं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा 15 सीटों का मांग किया गया है, 15 सीटें तो नहीं मिलेगी। मेरे पास जो जानकारी है चकाई, कटोरिया और अररिया, ये 3 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने की बातें हो रही है। लेकिन ये भी जानकारी है कि हेमंत सोरेन महागठबंधन के साथ हैं। उन्होंने जो अंतिम वोट यात्रा जो था उसको लेकर के राहुल गांधी की यात्रा के अंतिम पड़ाव में जाकर के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद महागठबंधन की मजबूती का संदेश दे चुके हैं। अब देखना है कि जो राजद कोटे से देने की बात हो रही है उसमें जो 10 सीटें पशुपति पारस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच आनी है
उसमें कितनी सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को आती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मेरे पास जो जानकारी वो 3 सीटों तक सीमित है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।